हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे पावर पॉइंट होता है, एमएस वर्ड होते हैं, ठीक उसी तरह टैली हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और टैली के बारे में जिससे थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। आज हम थोड़ा टैली के बारे में ही जानेंगे कि टैली क्या है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है। देखो टैली क्या होता है ना कि जैसे हम जो काम मैन्युअली करते हैं, जैसे टैली होता है कि हम आर्थिक डेटा की जो रिपोर्टिंग और जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हमें कंप्यूटर पे करना, वो हमारा टैली होता है। आर्थिक डेटा जैसे जो आप, जैसे बही खाता होता है हमारा, जैसे हम हिसाब किताब लेन देन वो सब जो हम कॉपी किताब के अंदर करते हैं, उसी को हमें कंप्यूटर के अंदर करना जो हम सीखते हैं वो हम टैली के अंदर करते हैं। आज अगर अकाउंट्स मैनेज करने की अगर बात आती है तो वहां पे जो सबसे ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है हमारे लिए, जिसे सबसे ज्यादा जैसे बोलते हैं लोकप्रियता, जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वो हमारा टैली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 90+ कंट्रीज में टैली को यूज करते हैं लोग। 10 लाख भी कहीं ज्यादा यूजर्स है टैली के। और टैली के बारे में ये कि टैली जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। ये थोड़ा टैली की बेसिक है, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, किसने बनाया, ये एक क्वेश्चन है, मतलब पूछ सकते हैं आपसे नॉर्मली कि टैली किसने बनाया था। तो टैली क्या श्याम सुंदर गोइंका और उनके बेटे भरत गोइंका ने बनाया था। तो वो क्या आज से काफी टाइम पहले जब उन्होंने टैली, जैसे 1981-86 के आसपास टैली को बनाया गया था, ठीक है। तो जब इसे बनाया था तो इसका नाम प्यूट्रॉनिक्स था, टैली नहीं था। टैली इसका नाम काफी टाइम बाद रखा गया है, ठीक है। जब इसको बनाया गया था तो इसका नाम प्यूट्रॉनिक्स रखा था उन्होंने। तो उनका काम क्या था, जैसे टेक्सटाइल मिल्स वगैरह नहीं होती है, उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते थे वो, जैसे जो कच्चा माल होता है वो। तो उन्हें क्या होता था कि खुद के जो सामान लेन देन जो होता था, स्टॉक मेंटेन करना, अकाउंट्स मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वो इसको बनाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे उन्हें अकाउंट मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो उनके जैसे जो बेटे थे, जैसे भरत गोयनका जी, वो मैथ से ग्रेजुएट थे, उन्होंने मैथ से ग्रेजुएशन की थी। तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। उसके बाद जब उन्होंने इसे लॉन्च किया, ठीक है, तो जो हमारा पहला जो वर्जन था वो 4.5 वर्जन था, ठीक है। तो फर्स्ट जब उन्होंने लॉन्च किया 1990 में किया था, ठीक है, तो उसे काफी लोकप्रियता मिली, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। जहां हमें जैसे अगर हम बही खाते में कोई काम करते हैं तो हमारे लिए कितनी सारी चीजें होती है, जैसे ग्राफ बनाना, स्केल से लाइन वगैरह खींचना, अकाउंट्स वगैरह, नेम वगैरह लिखना। लेकिन जब टैली आया तो उसमें सबसे अच्छी चीज क्या थी कि और ग्राफिक्स या कैलकुलेशन वगैरह इस सब में कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें आप इजीली कर सकते थे। सिर्फ लेजर्स और अकाउंट्स बना के आप इजीली अपनी एंट्रीज कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे उसे पसंद किया गया उसमें अपडेट्स आते रहे। अब ऐसे होता है कि जैसे जो फर्स्ट वर्जन था हमारा वो 4.5 था जो 1990 आया, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे उसमें अपडेट्स आते रहे, जैसे उसके बाद जो आया, जैसे 5.4 आया, फिर 6.3, 7.2, 8.1, और फिर भी जो हम पढ़ रहे हैं जैसे टैली 9.0 वर्जन आया, ठीक है। उसमें जैसे अभी जो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन वो टैली प्राइम है, जो अभी 2020 में 9 नवंबर के आसपास लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे वर्जन क्या होते हैं, जैसे हमारे फोन में ऐप में अपडेट्स आते हैं, ठीक उसी तरह इसमें अपडेट्स है कि आपके पास मतलब जो जैसे 4.5 जो हमारा फर्स्ट वर्जन था उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी जो आज शायद टैली ERP 9 या टैली प्राइम में हमें प्रोवाइड हो रही है। मतलब अपडेट्स का मतलब होता है कि आपको काम करने में और सुविधा मिले, इजी पे इजी किया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई शॉर्टकट की 3 है, जैसे Ctrl+A करके ऐसे 2-3 शॉर्टकट कीज है, तो जब न्यू अपडेट आता है तो वो क्या करते हैं, उसे और सिंपल करने की कोशिश करते हैं। जिससे आपको पता होगा कि टैली को पावर ऑफ सिंप्लिसिटी के नाम से जाना जाता है, कि उसका बेस सिंपल रखा गया है कि आप सिर्फ कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स ही नहीं, जिससे ऐसे मेंटालिटी होती है कि आपका अगर अकाउंटिंग फील्ड है, जैसे अगर आप कॉमर्स या बीकॉम में है तो आपके लिए अकाउंटिंग आपको ही करना चाहिए या आपको ही अच्छे से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका फील्ड चाहे वो साइंस का, BSc का हो या फिर BA हो, आर्ट्स हो, तो भी आप टैली में काम कर सकते हैं।
जैसे कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए क्या फायदा होगा कि जैसे अगर उन्होंने सीआरडीआर पढ़ रखा है, जैसे 11th 12th में वो सीआरडीआर पढ़ते हैं, अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हाँ, उनके लिए बेनिफिट क्या होता है कि जब वो टैली में काम करते हैं तो उनको वो चीजें थोड़ी पढ़ी हुई लगती हैं, ठीक है, तो उनको वो चीज थोड़ी जल्दी समझ में आती है। लेकिन हाँ, अगर आप बीएससी से हैं, आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट है, तो आपने सीआरडीआर वाली चीज कभी पढ़ी नहीं है, तो आपके लिए वो थोड़ा न्यू होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। और स्पेशली टैली को तो क्रिएट इस तरह से किया गया है, मतलब जो उसका बेस है ना, कि अगर किसी ने 4.5 वर्जन, जैसे जो फर्स्ट में 1990 में जो वर्जन लॉन्च हुआ था, अगर किसी ने वो वर्जन भी पढ़ रखा है, उसमें काम किया हुआ है, तो आज वो टैली प्राइम में काम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपडेट के साथ वो उसे सिंपल करते हैं, ना कि टफ। जैसे कुछ ऐसे एप्स होते हैं जिनमें अगर अपडेट्स करते हैं तो बेस चेंज कर दिया जाता है, बट टैली में क्या है कि टैली कभी अपना बेस चेंज नहीं करता है। इसलिए जिसने 4.5 में काम किया हुआ है वो आज टैली प्राइम में भी काम कर सकता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अपडेट है तो थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, बट वो चेंज भी डिफिकल्ट नहीं, वो सिंपल की जाती है आपके लिए। तो टैली का ये बेनिफिट है कि प्लस एक तो आप हर फील्ड से, आपका कोई भी फील्ड हो, आप टैली के अंडर काम कर सकते हैं। और आज अगर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अगर कोई फर्स्ट सॉफ्टवेयर अगर किसी के माइंड में आता है तो वो टैली है, ठीक है, क्योंकि टैली में जैसा मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल बहुत ज्यादा है। आप उसको उस जब आप उसमें एंट्री वगैरह करेंगे, काम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक बार आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जब हम स्लाइड से पढ़ेंगे तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना इजी है टैली को पढ़ना और समझना और उसमें काम करना, ठीक है। और जैसे इसमें जो हमारे लिए जो फैसिलिटीज है उनमें जैसे एक तो लैंग्वेज की, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश में ही, जैसे इसमें कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, आप उस लैंग्वेज में टैली के अंदर काम कर सकते हैं। टैली में काफी सारी चीजें, जैसे एक तो हमारा टाइम, प्लस एक एक्यूरेसी नहीं होती है। जैसे मान लो अगर आज हम कॉपी में काम कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वैसे तो हम पूरा ध्यान रख के करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, बट आपको पता है कि फिर भी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। कि मान लो अगर आप किसी से आपने लेन देन किया है, कोई ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, और उसके बाद मान लो आप उसकी एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो अमाउंट में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप कुछ गलत लिख सकते हैं। लेकिन जब वही काम हम कैलेंडर करते हैं तो हमारे पास ये जो होता है ना, मिस्टेक्स के चांस नहीं होते। एक्यूरेसी की जो होता है ना, एक एक्यूरेसी रहती है। कैसे रहती है? एक तो हमारा जो टैली है वो डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है, और जब कोई हम मैन्युअली करते हैं तो सिंगल। अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ कैसे, कि मान लो अगर हमने किसी से लेन देन किया है, यानी सेल या परचेज की, किसी से माल खरीदा है, किसी को माल बेचा, तो हम कैसे एंट्री करते हैं? मतलब कॉपी में अगर हम लिखते हैं कि हमने मान लो 10,000 का माल उनको बेचा या 10,000 का उनसे खरीदा, ठीक है, यही चीज लिखते हैं। लेकिन जब हम टैली में काम करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम के अंडर काम करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम एक पक्ष तो सामने वाले का और एक पक्ष हमारा, यानी हम दो पक्षों के साथ काम करते हैं। एक पक्ष को हम डेबिट और एक को क्रेडिट करते हैं, यानी एक को नाम में और एक को जमा पक्ष, दो पक्ष लिखते हैं। तो उससे क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल होता है ना, पक्ष को आपने डेबिट किया, आपको उसको क्रेडिट करना होता है। तो इस तरह से होता क्या है कि आपके जो मिस्टेक्स है उनके चांसेस कम हो जाते हैं, प्लस हमारी टाइम की सेविंग्स होती है। मान लो अगर हमारा किसी से लंबा ट्रांजेक्शन चल रहा है, मान लो किसी से काफी टाइम से हम उधार में माल ले रहे हैं या उधार में माल ले रहे हैं, मान लो हम उधार में माल दे रहे हैं, ठीक है। आज मान लो कि वो आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, बता दीजिए, मैं आज पेमेंट कर देता हूँ, कि मेरा अभी तक कितने पैसे हो गए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप मैन्युअली उस काम को करते हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा ये देखने में, कि मान लो 1 महीने में या 5-6 महीने मान लीजिए, कि उसमें आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, मतलब कितना माल दे दिया है, कितने का दिया है, अगर आपने डिस्काउंट दिया है या फिर आपने उस पर इंटरेस्ट लगाया है, तो वो सब आप कैसे कैलकुलेट अगर करते हैं, तो आप बताइए कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन टैली में क्या होता है कि आप जैसे अगर हम किसी से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम उसका एक लेजर यानी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस अकाउंट से क्या होता है कि अगर हम उसके अकाउंट पे जाएंगे एक क्लिक के साथ ही, तो हमें अच्छे से वो उसमें पूरी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने कितना पेमेंट किया था, ठीक है,
कितने का माल बेचा है, कितना वहां से पेमेंट आ गया है या कितना बाकी है या कितना स्टॉक कम हुआ है, मतलब जितनी भी डिटेल्स है वो सिर्फ एक क्लिक के साथ वहां आ जाती है। तो आप सोचिए कि आपका कितना टाइम बच गया है। एक काम अगर वही काम आप अगर आप लैपटॉप के अंदर कर रहे हैं तो एक तो आपकी टाइम की सेविंग्स होती है, ठीक है, प्लस आपकी गलती के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक काम टैली का क्या होता है कि टैली में एक काम करने का तरीका होता है, टैली के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, यानी फॉर्मेट है उनके काम करने के, कि जैसे अगर आपको एंट्रीज करनी है तो प्लस आपको पहले लेजर क्रिएट करने होंगे, ठीक है, फिर आपको एंट्रीज करनी होगी, अगर आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है तो आपको उसके लेजर क्रिएट करने, तो एक तरीका होता है टैली के अंडर काम करने का। तो वही हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से टैली के अंडर काम करना है, ठीक है। अब उसी तरह जैसे टैली में क्या होता है कि ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स 29 ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर, ठीक है। ग्रुपिंग जैसे ग्रुप्स क्या होते हैं, जिससे आप मान लीजिए आज जैसे हमारा ट्रांजेक्शन है, जैसे परचेज है, तो परचेज का हमें ग्रुप दिया गया होगा। तो देखो परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो परचेज एक ग्रुप है, अब उसके अंदर आप कुछ भी खरीद रहे हैं वो सब आपको इसी ग्रुप के अंडर डालना है, परचेज के अंडर, ठीक है। सेल्स, सेल्स भी एक ग्रुप है, यानी बेचना। अब उसके अंदर आपको अगर आप कोई भी माल बेच रहे हैं तो वो सब आपका आएगा सेल्स के अंडर। ठीक उसी तरह हमारे पास एक ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। अब आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में हो, एचडीएफसी में हो या फिर पीएनबी में हो, किसी में भी हो, उन सबको आपको सिर्फ एक के अंदर जाना है, ग्रुप एक बैंक अकाउंट के ग्रुप के अंदर। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, देखो टैली क्या होता है कि वो हमें ग्रुप प्रोवाइड करता है, जितना उनको पता होता है उस हिसाब से। जैसे उन्हें पता है कि सेल परचेज की हमारी एंट्री होगी, ठीक है, तो हमें सेल परचेज के ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तो वो सेल परचेज का ग्रुप उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। वैसे ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन होता है टैली के अंदर, अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट टैली में ऑलरेडी 29 ग्रुप दिए गए हैं जो पूरे यूज भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। हमारी सुविधा के अनुसार टैली ऑलरेडी उसे सिंपल करने के लिए हमारा कि हमें कम से कम उसमें मेहनत करनी पड़े, ठीक है, हम डायरेक्ट अपना काम कर सके, हमें ऑलरेडी 29 ग्रुप दे रखे, ठीक है, जैसे जितना उन्हें पता है। उसके अलावा भी अगर हमें कोई नया ग्रुप क्रिएट करना हो तो हम कर सकते हैं। देखो उन्हें ग्रुपिंग का पता है कि आपके कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे उन्हें पता है कि अगर हम किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट्स होंगे, ठीक है, तो उन्होंने एक ग्रुप बैंक अकाउंट का दे दिया, एक सेल परचेज का दे दिया, ठीक है। उन्हें पता है कि एक्सपेंस भी होते हैं और इनकम भी होती है, तो उन्होंने दो ग्रुप दिए, एक एक्सपेंस का एक इनकम का। अब एक्सपेंस और इनकम में भी पार्ट होते हैं, एक्सपेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं और इनकम भी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे एक्सपेंस हमारे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक उसी तरह इनकम भी हमारी होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी तरह हमारे 4 ग्रुप दिए गए हैं, ये एक्सपेंस और इनकम के ही 4 ग्रुप दिए गए हैं कि डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ठीक उसी तरह इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये हमारे वो ग्रुप हैं जो हमारे नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है। एक्सपेंस, इनकम, सेल परचेज, बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा 29 ग्रुप जैसे इनसिक्योर्ड लोन्स के हो गए, या एक होता है हमारा फिक्स्ड असेट्स, असेट्स का भी एक ग्रुप है, असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। तो देखो ग्रुपिंग का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक लोकल लैंग्वेज में एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं, कि जैसे हमारा ऑयल है, तो ऑयल हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। ऑयल, ऑयल तो आप सभी जानते हैं ऑयल। अब उसके अंदर आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर लीजिए, अब चाहे वो बजाज का ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, या फिर कोकोनट ऑयल हो, ये सारे ऑयल किसके अंदर, ये जितने भी ऑयल है, अब ये जो मैंने आपको नाम बताया सब क्या अलग अलग ब्रांड हो गए ना, ठीक है, अलग अलग ब्रांड हो गए, लेकिन है तो ऑयल ही ना, तो ऑयल उसका ग्रुप है। तो जब हम एंट्री करेंगे तो हमें क्या होता है, हम अलग अलग लेजर्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उन सबको डालते एक ही ग्रुप के अंदर है, जो ग्रुप हमें प्रोवाइडेड होता है ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 29 ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है। तो जब हमें एंट्रीज करनी होती है तो हमें सबसे पहले लेजर्स, यानी जिन्हें हम अकाउंट्स बोलते हैं, वो क्रिएट करने होते हैं। मान लो हमने कुछ माल खरीदा, ठीक है, तो हम उसके लिए क्रिएट करेंगे। या हमारा एक्सपेंस हुआ, अब एक्सपेंस जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया है, ठीक है, या फिर उसके अलावा हमारा पानी का बिल, सैलरी, सैलरी भी हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। उसके अलावा हमारे पास एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है कि बैलेंस शीट में दो पक्ष दिए गए होते हैं, एक होती है असेट्स और एक होता है लायबिलिटी, ठीक है।
तो असेट्स और लाइबिलिटीज पक्ष में क्या होता है कि असेट्स आप सभी जानते हैं, असेट्स क्या होती है, हमारी संपत्ति, और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी हमारी जिम्मेदारियां, हमारे दायित्व। आप इन्हें जिम्मेदारी वर्ड से समझ सकते हैं, यानी लाइबिलिटीज मीन्स हमें पे करना है और असेट्स मीन्स हमारी संपत्तियां। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं है अपनी, अगर आपको बैलेंस शीट देखना आता है तो आप किसी भी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो अभी उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। वो कैसे कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें आपकी सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज दो पक्षों में दी गई होती है, एक साइड आपकी असेट्स होती है और एक साइड आपकी लाइबिलिटीज होती है। अब आप खुद बताइए कि अगर आपके सामने ये रख दिया जाए कि एक कंपनी के पास कितने तो पैसे हैं और मतलब कितनी इनकम है और कितने खर्चे हैं, तो क्या आप ये पता नहीं कर सकती कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। अगर किसी कंपनी की असेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, इसका मतलब उस कंपनी की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। और अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज तो बहुत ज्यादा, असेट्स बहुत कम है, इसका मतलब वो कंपनी लॉस में चल रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी कंपनी के डेटर्स ज्यादा हैं, यानी देनदार, यानी किसी कंपनी में पैसे तो ज्यादा आने वाले हैं, किसी को ज्यादा उधार दिए हुए हैं, तो वो डेटर्स हो गए, वो देने वाले हो गए, है ना। हमारे पास पैसे आ रहे हैं या हमारी लैंड बिल्डिंग या हमारा स्टॉक काफी अच्छा है, ठीक है। वही हमारी लाइबिलिटीज, यानी हमने लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, हमारी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स है, यानी हमने काफी लोगों से उधार ले रखा है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और आपकी असेट्स कम है, ठीक है, तो आप ये अच्छे से पता कर सकते हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, या इनफैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। आज अगर इसी चीज को आप मैन्युअली करके देखते हैं, जिसे बैलेंस शीट क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति का असेट्स और लाइबिलिटीज का पता करना हो, अगर यही चीज अगर हम कॉपी में कर रहे हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि हमें पहले एक एक पेज पलट के देखना होगा कि हमारी असेट्स कितनी है, हमारे लोन्स कितने हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें कहीं ना कहीं से हमने लोन लिया ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा, इतना सारा कैश हो कि हम लगा के और उस बिजनेस को खड़ा कर दें और फिर वो चलता है। हर इंसान अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं से पैसे लेकर या लोन्स वगैरह कराकर, बस ये होता है कि आपकी लाइबिलिटीज कम हो और असेट्स अधिक हो, ठीक है, तो वो वाली चीज होती है। तो अगर आप ये चीज मैन्युअली करते हैं, यानी आप अगर कॉपी में करके देखते हैं कि आप, अगर मान लो आपको ये देखना है कि आपकी बैलेंस शीट मतलब स्थिति देखनी है, तो अगर आप कोई चीज कॉपी में करके देखते हैं कि आपको लाइबिलिटीज ढूंढनी है कि भाई हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, तो आप एक एक पेज पलट के देखेंगे कि हमने कितने लोन्स ले रखे हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स का कैसे पता चलेगा, आपको एक एक पेज पलट के देखना होगा कि आपने किन किन से उधार माल खरीदा है, तो वो आपके क्रेडिटर हो गए, या आपने किन किन को उधार पैसे दे रखे हैं, ठीक है, लेनदार हो गए, मतलब आपने खरीदा है, आपने पैसे ले रखे हैं। वहीं डेटर्स देखने पड़ेंगे कि आपने किस किस को पैसे दे रखे हैं या किस किस से को उधार माल बेच रखा है। तो ये एक तो टाइम वेस्ट, हमारा टाइम बहुत जाएगा, प्लस पता नहीं है ना कि आप पूरी तरह से ठीक से कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके पास, अगर आप एंड ऑफ ईयर, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम जो हमारे साल के एंड में ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप पूरे एक साल की एंट्रीज देखते हैं तो क्या एक कॉपी में तो आप पूरी एंट्रीज भी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल तो कॉपीज में कोई करता नहीं है, बट पहले के टाइम में काफी लेंथी बही खाते हुआ करते थे, ठीक है। तो आप सोचिए कि वो कैसे मैनेज करते थे, एक पेज पलट के इतना बड़ा जो होता था बही खाता, उसको देखकर हमें ये पता करना कि कंपनी की स्थिति कैसी है। पहले के टाइम पे तो लोग कर लेते थे, बट मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम में इतनी कैलकुलेशन इतने अच्छे से करना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हम सबकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट क्या होता है ना कि जैसे जैसे फैसिलिटी होती है, आज हमको सभी को पता है कि आज फोन में देख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रही कि हम सब याद नहीं रख सकते, बट फिर भी आज फोन होने की वजह से, नंबर सेव होने की फैसिलिटी की वजह से हमें खुद के फैमिली मेंबर्स के भी नंबर पूरी तरह से याद नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, वो रियलिटी है, फैक्ट है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें फैसिलिटी मिलती है, आज कैलकुलेटर होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन कम हो गई है, फोन में हमें कैलकुलेटर मिला हुआ होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम काम करते हैं, जिसे हम खुद बोल रहे हैं, अब जैसे बीकॉम और जो हमारा 11th-12th होता है, हमें जो कैलकुलेटर है उसे एग्जाम्स तक में ले जाने की या कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने की परमिशन होती है। तो अगर आप किसी गैजेट से करने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है ना कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप कोशिश ही
ही नहीं तो कम तो होगी ना, वही वाली चीज होती है। तो मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, अगर आप करने की भी कोशिश करेंगे तो वो ठीक से हो जाए, पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही चीज अब हमारे लैपटॉप में क्या होता है हमारी टैली के अंदर, कि आपको सिर्फ एक क्लिक के साथ आपको बैलेंस शीट आपकी खुलेगी, उसमें दो पक्ष दिए गए होंगे, आपके डेटर सब आ जाएंगे, और एक लाइबिलिटी साइड यानी जो पक्ष होगा, जितने भी इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं, जितने भी लोन्स हैं, ठीक है, आपने किसी से उधार पैसे ले रखे हैं, ये सारी चीजें एक पक्ष में आ जाएंगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट को वैसे हम चिट्ठा बोलते हैं, यानी आप बैलेंस शीट को ऐसे समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट वो है जिसे देखकर हम अपनी कंपनी की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति का पता कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे है वो है प्रॉफिट। ठीक है, लॉस अकाउंट देखो, आपको बोलने से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि हमें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि हमारी कंपनी में इनकम्स कितनी हो रही है और एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक्सपेंस चार तरीके के होते हैं, बट वही एक होता है एक्सपेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार हो गए हैं। ठीक है, अब जो P&L जो हमारा होता है वो हमें कंपनी की क्या बताता है कि लॉस कितने हैं, इनकम्स कितने, यानी आपके सेल कितना हो रहा है। ठीक है, आप परचेज कितना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का माल है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है माल हमारी इनकम हमारी इनकम कहलाती है। ठीक है, अगर आप लिया है तो वो तो आपके पास स्टॉक मेंटेन हो गया है। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 लाख, तो उस 1 लाख के माल में अपना प्रॉफिट जोड़कर आगे बेचना, तब अगर वो माल बिकता है तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर वो माल रखा हुआ है तो वो आपका प्रॉफिट नहीं। आप कोई भी बिजनेस ले, अगर आप रखे साउंड कट रही है आपकी, खराब हो जाते हैं, तो आपका माल लाना प्लस टाइमली उसे सेल कर पाना, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये सब चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखी जाती हैं। ठीक है, लॉस में हमारे जानते हैं जैसे बैड डेब्ट्स यानी डूबत ऋण, मान लीजिए आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो पैसे हमारे डूब गए, मतलब आपने मान लो किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं, कंपनी के ओनर को दी है, वो व्यक्ति दिवालिया हो गया, कोर्ट ने दिवालिया कर दिया, कर्जदार हो गया, वो बिका हुआ यानी बिका हुआ नहीं, सॉरी, उन पैसों को हम ये मान लेते कि वो डूब चुके हैं, अब वो पैसे हमारे पास लौट के नहीं आएंगे, तो वो हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, वही हमारी इनकम क्या होती है, जैसे हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। लीजिए मैंने कोई माल 5,000 का खरीदा है, मैं उसे, ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, वही जब हम टैली में देखेंगे तो हमें ज्यादा एक फीचर हमारे पास होता है डे बुक का। ठीक है, डे बुक क्या होती है हमारी, उसमें हम हमारी जितनी भी हमने जो एंट्रीज की हैं उनको हम देख सकते हैं, प्लस कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप डेट डालना भूल गए, आप डेट डाल सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस है, मतलब आपका इनडायरेक्ट अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने एक बार कोई अमाउंट डाल दिया तो आगे चलकर आप उसे एडिट कर सकते हैं, आप अमाउंट एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको उसको मैनेज करना है तो आपको एक और एंट्री करके उसे मैनेज करना होगा। ठीक है, एडिटिंग लेजर में ग्रुप है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आपने मान लीजिए लेजर अमाउंट एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा जैसे डे बुक हो गई, और उसके अलावा जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, एक्सपेंसिव देखना, इनकम्स देखना, प्लस स्टॉक।
जैसे आप सभी जानते हैं स्टॉक, जैसे अगर किसी का काम स्टॉक मैनेज करने का है तो हमें स्टॉक भी मैनेज करना होता है। स्टॉक कैसे मैनेज करना होता है कि आपने कोई माल कितने का खरीदा है पे खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, और आप आगे उसे कितने तक का सेल कर सकते हैं, वो हमें पूरा अमाउंट डालना होता है। जैसे अगर हम कोई स्टॉक यानी अगर हम कोई माल खरीद रहे हैं, मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है कि हम माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जब हम माल लाएंगे तो हमें उसकी एंट्री करनी होगी। कैसे? मान लीजिए अगर मैं कोई सामान लाई तो सबसे पहले मुझे वो सामान का नाम, ठीक है, क्वांटिटी, उसके प्लस मैंने कितने खरीदे हैं, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट है वो आएगा, और फिर उस वो मैंने किसी डिस्काउंट पे खरीदा है तो मुझे वो भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब टोटल जो कैलकुलेशन है वो सब ऐड करके फिर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। वहीं अगर आप उस स्टॉक में से उस माल को अगर सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से सेल की एंट्री भी करनी पड़ती है। टैली आपको सही चीज तब, जैसे अगर और 20 आइटम लाई हूं तो टैली तो मुझे सिर्फ 10 आइटम का ही लेखा जोखा दिखा सकता है ना, कि 10 आइटम आए हैं तो किस रेट में आए की चीजें, कि मैं उसे सही से रखूं, एंट्रीज करूं। अगर मैंने सिर्फ 10 आइटम्स की ही एंट्री की है तो वो 10 आइटम्स की ही दिखाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से वो बैलेंस शीट क्रिएट करेगा और उसी हिसाब से वो P&L क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमारा काम ये होता है कि हम एंट्रीज ठीक से करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेटर में भी सेम कभी गलत नहीं करता, गलत होती है हमारी कमांड। अगर हम कमांड ही गलत दे रहे हैं तो वो उसमें कैलकुलेटर की गलती नहीं है, गलती हमारी है। आपको पता है कि कैलकुलेशन में हम गलती कर सकते हैं बट पीसी या फिर कैलकुलेटर नहीं कर सकता है, पता है आप सभी को। तो अगर कभी कोई गलती हो तो हमें उसकी कैलकुलेशन नहीं, हमारी कमांड देखनी चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आपको में कुछ एंट्रीज को चेक कीजिए, क्योंकि एंट्रीज के बेस पर ही बैलेंस शीट और P&L सब क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आप जितने अच्छे से, जितने सही तरीके से एंट्रीज करेंगे उतने सही तरीके से आपके अकाउंट्स मेंटेन हो पाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सका है मैंने आपको आज टैली का थोड़ा बेसिक बता दिया है।